सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं फीडबैक इन एम्पलीफायर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले ऑलरेडी 7 पार्ट्स हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक में क्लिक कर आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं, या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक में जा सकते हैं। आज देखिए, जो फीडबैक इन एम्पलीफायर के जो एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फीडबैक फंडा होता क्या है, कैसे एम्पलीफायर में फीडबैक दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है यहाँ पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड। जो इस चैप्टर अभी मैं समझाने वाला हूँ आपको, स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट अगर आपने समझ लिया तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज इजिली आप कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है, एम्पलीफायर का काम होता था, जो भी हम इनपुट में सिग्नल देते थे वो उसको हमें एम्पलीफाई करके देता था। मेनली हम एम्पलीफायर के लिए कॉमन एमिटर का यूज करते थे। जो बहुत सारे मोड होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमिटर हम इसलिए यूज करते थे, उसका जो गेन होता था पावर गेन सबसे ज्यादा होता था, और अगर हमने इनपुट में ऐसा सिग्नल दिया है तो वो हमको क्या करके देता था, इनवर्ट सिग्नल देता था एम्पलीफाई करके। तो यहाँ पर हमने वही एक एम्पलीफायर, ए का मतलब यहाँ पर एम्पलीफायर है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप एम्पलीफायर है। हमने यहाँ पर से इनपुट दिया, इसने 180 का फेज शिफ्ट करा। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए 180 का फेज शिफ्ट करके हमें आउटपुट ये मिल गया। बट जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर आया कि फीडबैक होता क्या है। फीडबैक का मतलब आप ये समझिए कि जो आपका आउटपुट सिग्नल है उसमें से कुछ पोर्शन है ना, जैसे आपका कुछ भी आउटपुट सिग्नल है उसमें से कुछ पोर्शन आपके इनपुट में वापस डाल दिया जाता है। किसके लिए? ताकि आप अपने आउटपुट, जो आपको आउटपुट में सिग्नल मिल रहा है, उसको आप कंट्रोल कर सकें। तो देखिए, 2 टाइप के फीडबैक होते हैं। फीडबैक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे अपना फीडबैक दें, आपको कैसा लगा। तो आपने क्या करा, आपने जो मैंने पढ़ाया, मेरी बातों को आपने मुझे बताया कि सर आपने अच्छा पढ़ाया है, ये बेकार पढ़ाया, तो आपने मुझको फीडबैक दिया है। और वो फीडबैक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीडबैक क्या होता है। अगर आउटपुट का जो भी आउटपुट हमें मिला है उसका कुछ पोर्शन हमें इनपुट में दे दे तो उसको कहते हैं हम फीडबैक। ऐसे ही अब 2 टाइप के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जब हम अपने जो भी हमारा आउटपुट है उसका कुछ पार्ट इनपुट में भेजें और उस जो हम आउटपुट से वो सिग्नल भेज रहे हैं उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दें, मतलब उसको दोबारा इन्वर्ट कर दें, तो वो सिग्नल कहलाता है हमारा कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल। और अगर हमारे ये देखिए आउटपुट से हमने कोई सिग्नल, जो भी हमारा आउटपुट था उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके हमने इनपुट में वापस भेजा फीडबैक सर्किट के थ्रू, पर जो हमने सिग्नल था उसका फेज शिफ्ट नहीं करा, तो उस टाइप के सिग्नल को कहते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिग्नल दे रखा है, ये करके एक सिग्नल, यहाँ पर आके ये ऐसा हो गया 180 फेज शिफ्ट का। अब ये दोबारा 180 फेज शिफ्ट का होगा, मतलब ये वाला पार्ट दोबारा ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर जो सिग्नल मिलेगा वो ऐसा ही सिग्नल मिलेगा। मतलब पॉजिटिव फीडबैक में जो हमारा आउटपुट होता है वो इनपुट के साथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। समझ रहे हो? पॉजिटिव फीडबैक में जो आउटपुट से थोड़ा सा पोर्शन हम इनपुट में दोबारा भेजते हैं वो इनपुट में जाके पॉजिटिव हो जाता है, ऐड हो जाता है। और नेगेटिव फीडबैक में जो हम आउटपुट से सिग्नल भेजते हैं, छोटा सा आउटपुट का जो पार्ट भेजते हैं इनपुट में, वो इनपुट सिग्नल में से माइनस हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए 180 और 180 मतलब 2 बार फेज शिफ्ट हो रहा है, तो टोटल फेज शिफ्ट हो जा रहा है 360 फेज शिफ्ट मतलब 0 फेज शिफ्ट। तो इसका मतलब जिस एंगल में, जिस फेज में ये इनपुट सिग्नल था वही यहाँ से हमको दोबारा इनपुट सिग्नल मिल गया, इसलिए ये एडिशन होता है और ये नेगेटिव होता है। अब देखिए, कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है और दोनों के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो इसको समझाने के लिए अगर पॉजिटिव फीडबैक का गेन निकालना हो तो ओपन लूप एम्पलीफायर मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। याद रखें, जब भी पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा आएगा, और जब भी नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा बीटा आएगा। नेगेटिव फीडबैक में प्लस आएगा, पॉजिटिव फीडबैक में नेगेटिव आएगा। सबसे पहले आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दो और आपसे फीडबैक जो हमारा गेन है वो पूछ ले, तो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो इजीली निकाल लेंगे। अब देखिए,
पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो हमने आउटपुट से थोड़ा सा पोर्शन इनपुट में जाके जब प्लस हो जा रहा है तो उसके बाद इनपुट बढ़ गया है यहाँ पे, तो जो आउटपुट में गेन मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलता है, ज्यादा गेन मिलता है। तो इसलिए जो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक होता है इसमें जो वोल्टेज गेन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव में जो आउटपुट से इनपुट जाता है वो सबट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज गेन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बात हम करें जो अभी जो हम एम्पलीफायर पढ़ते हैं उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ी है ठीक है, नहीं पढ़ी है तो तभी भी समझ लीजिए, जब भी हम बैंडविड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, गेन के साथ, बैंडविड्थ की मल्टीप्लाई गेन के साथ करते हैं तो हमें हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। ओके, अब देखिए अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं तो अगर मैं इस गेन को बढ़ाऊंगा तो मेरे को बैंडविड्थ कम करना पड़ेगा, और अगर मैं बैंडविड्थ को बढ़ाऊंगा तो मुझे गेन को कम करना पड़ेगा, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मतलब सोचो कि मेरे पास यहाँ पर 10 है, अगर मैं इसको 6 रखता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रखता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, तभी हमें इक्वल टू में क्या मिलेगा, 10, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं, पॉजिटिव फीडबैक में अगर वोल्टेज गेन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यही बताया मैंने, अगर वोल्टेज गेन बढ़ेगा तो बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक में जब वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है तो तब हमारी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब पॉजिटिव फीडबैक में जब मैंने कहा कि बाहर से कुछ पोर्शन हमारे इनपुट में गया है, तो अब ऐसा होता है कि सिग्नल में कुछ ना कुछ नॉइज हमेशा रहता है ना, कोई डिस्टॉर्शन हमेशा रहता है। अब वो डिस्टॉर्शन यहाँ पर जाके ऐड हो गया, फिर दोबारा एम्पलीफाई हो गया, तो सिग्नल के साथ साथ जो हमारा नॉइज था चैनल में वो भी एम्पलीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट सिग्नल मिलता है उसमें नॉइज और ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो इसमें नॉइज होता है, नॉइज ज्यादा होता है, नॉइज इज मोर एज कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, यहाँ पर जाके माइनस होता है, कंपेयर होता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट सिग्नल में नॉइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लेस नॉइज होती है। अब क्या होती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी माने कि सिस्टम कितना स्टेबल है। अब इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट हमेशा इनपुट में जाके ऐड हो रहा है, और ऐड होने के साथ साथ डिस्टोर्शन भी, जो उसमें नॉइस है वो भी एम्पलीफाई होकर आउटपुट में मिल जा रही है। तो उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता। अब नेगेटिव में देखो, आउटपुट में गया, कोई अगर ऐसा हुआ कि यहाँ से आपने कोई सिग्नल दिया आउटपुट में, अब उसमें कोई खराबी हुई, वो दोबारा इनपुट में आया, उसने दोबारा कंपेयर करा, माइनस हुआ, यहाँ से उसने चेक कर लिया कि क्या डिफरेंस आ रहा है, मैंने तो यहाँ से ये वैल्यू भेजी थी और आउटपुट में कुछ और वैल्यू आ रही है, तो वो उसको सही करके दोबारा भेज देगा। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या स्टेबल है, सही वैल्यू दे रहा है। तो नेगेटिव फीडबैक में जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है सिस्टम की, और फिर जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होता है उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, अब देखिए जो इसका एग्जाम्पल होता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम होता है सिग्नल जनरेट करना, जैसे साइन वेव, कॉस वेव, ट्रायंगुलर वेव। जो हम ये वेव्स जनरेट्स होती है वो ऑसिलेटर की वजह से होती है। कैसे ऑसिलेटर की वजह से होती है, देखो अगर हम ए बी की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो हमारी जो फीडबैक गेन हो जाएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब बिना किसी इनपुट के हमें गेन इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इसलिए जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उसका एग्जाम्पल होता है ऑसिलेटर की तरह, और जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसका काम होता है एज एन एम्पलीफायर की तरह। जो अभी हमने एम्पलीफायर पढ़े थे इससे पहले, पावर एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, तो उनमें मेनली नेगेटिव फीडबैक का यूज होता है। तो अभी जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, मैक्सिमम आपके जो सिलेबस में है वो एम्पलीफायर का यूज किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके मैक्सिमम जो फीडबैक यूज हो रहा है वो नेगेटिव फीडबैक यूज हो रहा है। साथ ही साथ इसमें आपका एक और टॉपिक है जिसका नाम है एमिटर फॉलोअर। एमिटर फॉलोअर को हम कहते हैं कॉमन कलेक्टर। कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी थी, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो एमिटर फॉलोअर को ही कहते हैं हम कॉमन कलेक्टर फॉलोअर, ठीक है। और इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, पहले भी बता चुका हूं, कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, और इसका मेन काम होता है इम्पीडेंस मैचिंग का, जिसको हम कह सकते हैं या तो एमिटर फॉलोअर के नाम से ही बोल सकते हैं या कॉमन कलेक्टर के भी। पर आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा एमिटर फॉलोअर, क्योंकि काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है, पूछा जाता है एमिटर फॉलोअर, वो क्या सोचते हैं कॉमन एमिटर समझ के सारी कॉन्फ़िगरेशन उसकी आगे पीछे कर देते हैं। तो ये था हमारा बेसिक
अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए कितनी इजीली हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, फीडबैक इन एन एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प्स टू। ऑप्शन ए है कंट्रोल इट्स आउटपुट, ऑप्शन बी है इंक्रीज इट्स गेन और ऑप्शन सी है स्टेबलाइज इट्स गेन। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब हम आउटपुट से कोई भी इनपुट लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि आउटपुट में कोई भी डिस्टॉर्शन आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, हम उसको चेक कर सके, कंट्रोल कर सके, है ना। फीडबैक उस जो आउटपुट में चेंज है, वेरिएशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम फीडबैक लेते हैं। और जो हमारा गेन है, स्टेबिलिटी, ये तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फीडबैक हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि पॉजिटिव फीडबैक लिया गया है या नेगेटिव फीडबैक लिया गया है। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि फीडबैक क्या एक ले लेते हैं। तो फीडबैक हम क्या एक ले लेते हैं, आउटपुट इट्स कंट्रोल। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, positive feedback in an amplifier is, option A is given decrease its gain, option B is increase its gain और option C is does not alter its gain। मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक अगर हम एम्पलीफायर में देते हैं, मतलब किस एम्पलीफायर की बात हो रही है, इस एम्पलीफायर की बात हो रही है। तो ऑप्शन देखे रहे कि डिक्रीज इन गेन। अब पहला ही ऑप्शन हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, वोल्टेज गेन इंक्रीज होता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन इट्स गेन। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर दूसरा आंसर होता है। यहाँ पॉजिटिव पूछा गया तो पॉजिटिव में क्या होता है, गेन की इंक्रीज होती है और बैंडविड्थ का डिक्रीज होता है, दोनों अपोजिट होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर गेन बढ़ेगा बैंडविड्थ कम होगी, बैंडविड्थ बढ़ेगा तो गेन कम होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक में इंक्रीज होता है गेन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इज। अगर किसी एम्पलीफायर में फीडबैक हम दे रहे हैं, वो कैसा फीडबैक दे रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन इट्स वोल्टेज गेन, सेकेंड ऑप्शन इज डिक्रीज द वोल्टेज गेन एंड थर्ड ऑप्शन इज स्टेबिलाइज एंड द डी ऑप्शन इज बोथ ऑप्शन बी एंड सी। तो नेगेटिव फीडबैक में देखिए आपको मैंने बताया था कि जो वोल्टेज गेन होता है वो डिक्रीज होता है, साथ ही साथ उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, कंपेयर करता है आउटपुट से इनपुट को। तो आउटपुट में अगर कुछ चेंज आ रहा है इनपुट से तो वो उसको दोबारा सही कर देता है, स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी सही बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। क्या डिक्रीज द वोल्टेज गेन तो कम होती है पर स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है हमारे एम्पलीफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर, है ना, नेगेटिव एम्पलीफायर अप्लाइड टू एम्पलीफायर किस चीज के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज द गेन एज वेल एज बैंडविड्थ। अब ऐसा कभी हो सकता है कि गेन भी बढ़ेगा और बैंडविड्थ भी बढ़ेगा, हमेशा अपोजिट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज द गेन एज वेल एज बैंडविड्थ। यहाँ ऐसा भी नहीं हो सकता कि बैंडविड्थ भी घटे और जो हमारा गेन है वो भी डिक्रीज हो, या तो एक बढ़ेगा या एक घटेगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज द गेन, यस नेगेटिव फीडबैक में गेन की जो हमारा होता है वो डिक्रीज होता है, एंड इंक्रीज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का हमारा क्या होता है, बढ़ती है बैंडविड्थ। आपको बताया था, अभी समझाया था गेन बैंडविड्थ के बीच का जो फॉर्मूला था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज डिक्रीज द गेन बट इंक्रीज द बैंडविड्थ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिश की गई है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इज टू। इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो नेगेटिव एम्पलीफायर से हमें मिलता है। पहला है डिक्रीज द बैंडविड्थ। क्या नेगेटिव फीडबैक से बैंडविड्थ डिक्रीज होती है, नहीं। कहां से होती है, इंक्रीज होती है बैंडविड्थ, तो क्योंकि वोल्टेज गेन कम होगी तो बैंडविड्थ इंक्रीज होती है। डिक्रीज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, और थर्ड दिया गया है इंक्रीज द वोल्टेज गेन। तो देखिए वोल्टेज गेन पॉजिटिव फीडबैक में होती है, ये कट जाएगा। डिक्रीज होती नहीं, इंक्रीज होती है, ये भी कट जाएगा। डिक्रीज द हार्मोनिक डिस्टोर्शन, पहले ही बताया था, जब नेगेटिव फीडबैक होता है तो आउटपुट में कोई भी डिस्टोर्शन होता है वो वापस फीडबैक के थ्रू इनपुट में आके कंपेयर होता है, फिर वो सही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी हमारे डिस्टोर्शन है उनको डिक्रीज कर देता है नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। An emitter follower circuit is widely used in electronic instrument because
ऑप्शन ए दिया गया है इट एम्प्लॉय नो बाईपास कैपेसिटर, ऑप्शन बी दिया गया है इट्स वोल्टेज गेन इज यूनिटी, ऑप्शन सी दिया गया है इनपुट इम्पीडेंस इज हाई एंड द आउटपुट इम्पीडेंस इज लो। अब देखो एमिटर फॉलोवर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एज अ कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर की तरह ये यूज होगा। तो इनमें से क्या के लिए यूज किया जाता है, तो देखिए जब मैंने आपको यहाँ पर आपको समझाया था एमिटर फॉलोवर के लिए जिसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, साथ ही साथ अगर हम इसकी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा इसमें होता है हाई और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है लो। तो अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन इसमें वेरी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इनपुट इम्पीडेंस इज हाई एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज लो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉमन एमिटर जो हमारा एमिटर फॉलोवर होता है वो कॉमन कलेक्टर की तरह काम करता है जिसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है बट आउटपुट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, लो होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एन एमिटर फॉलोवर हेल्प्स टू, जो एमिटर फॉलोवर होता है वो किस चीज के लिए हेल्प होता है। सबसे पहली बात है मैच अ लो रेजिस्टेंस, ये मैंने ऐसे लिखा है लो रेजिस्टेंस सोर्स विद अ हाई रेजिस्टेंस लोड, match a high resistance source with a low resistance load, match the equal value of source resistance and load resistance। तो देखिए जो हमारा एमिटर फॉलोवर होता है उसमें जब लोड लगता है तो इनपुट रेजिस्टेंस उसका हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस उसका लो होता है। मतलब अगर वो इनपुट उसका हाई होगा तो किसी भी सोर्स के इनपुट रेजिस्टेंस हाई से कनेक्ट करेगा और उसका जो लोड होगा वो लो से कनेक्ट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैच अ हाई रेजिस्टेंस सोर्स विद अ लो रेजिस्टेंस लोड। तो क्योंकि उसका जो हाई होगा है ना, जो कॉमन जो हमारा एमिटर फॉलोअर का हाई जो आउटपुट हाई होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किसी सोर्स का अगर इनपुट हाई होगा तो वो आपस में मैच कर जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो दोनों हमारा इम्पीडेंस मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज नोन एज डैश गेन, रेजोनेंट, ओपन लूप, क्लोज लूप और नन। तो देखिए स्टार्टिंग में एक चीज और बतानी थी आपको, देखिए जो ये हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं फीडबैक का, तो अगर हम फीडबैक नहीं लगाते हैं तो यहाँ से सिग्नल सीधा एम्पलीफायर के पास जाके डायरेक्ट चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर से सिग्नल गया वापिस से उसी जगह पे आ गया। तो लूप क्या होता है कि अगर कोई भी हम एक जगह से चलना स्टार्ट करें और घूम के वापिस उसी जगह पे आ जाए उसे हम कहते हैं लूप, क्लोज लूप। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो इनपुट सिग्नल था वो एम्पलीफाई हुआ विथ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। आफ्टर दैट हमने यहाँ से सम पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज हमने इसको वापस लेके वापस फीडबैक कर दिया टू द इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पर एक लूप बन गया, यहीं से चला सिग्नल और यहीं पर लूप हो गया। तो कैसा लूप हुआ, ये क्लोज्ड लूप हुआ। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक। अगर हम किसी गेन देखे किसी एम्पलीफायर का जिसमें हमने फीडबैक दिया हो तो उस टाइप के गेन को हम क्या कहेंगे, क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एन एमिटर फॉलोअर हैज अ डैश इनपुट इम्पीडेंस। तो अभी बताया था एमिटर फॉलोअर का इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में द वोल्टेज गेन ऑफ एमिटर फॉलोअर इज। तो वोल्टेज गेन देखो पहले ही बताया था कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। अगर हम करंट गेन की बात करें तो सबसे कम होता है कॉमन बेस का, उसके बाद थोड़ा मीडियम होता है कॉमन एमिटर का, उसके बाद सबसे ज्यादा होता है कॉमन कलेक्टर का। तो यहाँ पर एमिटर फॉलोअर, तो एमिटर फॉलोअर और कॉमन कलेक्टर सेम चीज होती है। अब जिसका वोल्टेज करंट गेन ज्यादा होता है वोल्टेज गेन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो हमारा कलेक्टर जो कॉमन कलेक्टर था उसका जो करंट गेन था वो सबसे ज्यादा था। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वोल्टेज गेन कम हो जाएगा। वो भी कितना होता है, वो भी 1 के मतलब जितनी 1 की वैल्यू होती है लगभग उतना ही होता है, 1 से थोड़ा सा कम होता है 0 पॉइंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है, नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन डैश। तो जब हम नेगेटिव फीडबैक एम्प्लॉयड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आ जाओ दोबारा से। नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल आपको दिया था, यहाँ पे क्या मिलता है नेगेटिव फीड प्रोवाइड करने में,
जो हमारा जो एम्पलीफायर है, जो हमारा सर्किट है, वो किसकी तरह यूज करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एज एन एम्पलीफायर। अगर हमसे पूछता पॉजिटिव के लिए तो हम वो किसकी तरह काम करता है, एक ऑसिलेटर की तरह काम करता। तो यहाँ पर अब काम करेगा एम्पलीफायर की तरह। व्हेन वोल्टेज फीडबैक, अगर हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं पर क्या दे रहे हैं, वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स इनपुट इम्पीडेंस। अब देखो जब किसी में वोल्टेज बढ़ता है तो इसका मतलब वहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और अगर कहीं पे करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। अब ये कह रहा है कि वोल्टेज दी है हमने फीडबैक में, मतलब जो हमारा ये सर्किट था यहां से इसने वोल्टेज लेके इनपुट में दे दी। तो अब बात करी जा रही है नेगेटिव। अब क्या हो रहा है कि वोल्टेज जब कुछ पार्ट इनपुट में जाएगा तो कुछ ना कुछ एडिशन होगा, जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज कब बढ़ेगी, अभी बताया था वोल्टेज तभी बढ़ेगी इनपुट में जब इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इनपुट जो हमारा इम्पीडेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज होगा तो वोल्टेज जो हमारी इनपुट में देंगे वो हाई हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन करंट फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर। अगर हम करंट फीडबैक अप्लाइड करेंगे तो करंट फीडबैक अप्लाई करा फीडबैक में, तो उससे क्या हुआ, जो इनपुट में करंट थी वो बढ़ गई। तो इसका मतलब जो इनपुट इम्पीडेंस में क्या फर्क पड़ा, जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर जो होगा इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस आप रेजिस्टेंस लेके ही चले, रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। जब एसी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस में बोल देते हैं, जब डीसी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने करंट फीडबैक दी है तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में एमिटर फॉलोअर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है करंट गेन, ऑप्शन बी इज गिवन इम्पीडेंस मैचिंग, ऑप्शन सी इज गिवन वोल्टेज गेन और ऑप्शन डी इज गिवन नन। तो अभी आपको मैंने बताया था जो हमारा एमिटर फॉलोअर है, जिसको हम कॉमन कलेक्टर भी कहते हैं, उसका यूज क्या के लिए होता है, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं इम्पीडेंस मैचिंग आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और की एमिटर फॉलोअर किस लिए यूज किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द सिग्नल XD passes थ्रू द फीडबैक नेटवर्क बीटा। तो क्या होगा, पहला है XD विल गेट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, सेकंड है अल्फा मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं ओपन लूप गेन। ऑप्शन बी दिया गया है XD विल गेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ऑप्शन सी दिया गया है XD विल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा बीटा, और सी ऑप्शन डी दिया गया है XD विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा। तो देखिए जब हमारा फीडबैक जाता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है कि जो हमारा वी आउटपुट फीडबैक गया तो ये बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हमारा फीडबैक फैक्टर होता है उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, XD विल गेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो इस आज की वीडियो में हमने फीडबैक इन मल्टीप्लायर से जो भी हमारे जो इसमें मेन क्वेश्चंस थे वो कवर करें, और आप इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी तरह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।